हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। कैसे हैं आप सब। और आज हम 15th ऑफ फरवरी और 16th ऑफ फरवरी दोनों दिनों की न्यूज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे न्यूज का। और कुछ आर्टिकल्स इसमें हिंदू के हैं, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, ईटी के हैं, क्योंकि पिछला जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था वो आप लोगों को पसंद आया मिक्स न्यूज का, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। नाउ जिस आर्टिकल को हम शुरू करेंगे आज की न्यूज में वो है आई ऑन चाइना कैबिनेट क्लियर 7 आईटीबीपी बटालियंस, जिसमें द स्ट्रेंथ ऑफ आईटीबीपी विल इंक्रीज बाय 97,000 जवानों को हायर किया जाएगा या उनको बटालियन में लिया जाएगा, मेकिंग द फोर्थ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले द हिंदू की न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जहां पेट्रोलिंग साइट्स है जहां पे हम अपना कंट्रोल छोड़ रहे हैं इस इलाके में, तो उसको हाईलाइट करते हुए डिस्कशन भी हुआ था पार्लियामेंट में। सो फिलहाल उसका आधार है या नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड अगर वहां से लें हम तो ये समझ पाएंगे कि हमें इस इलाके में अरुणाचल प्रदेश में और इस तिब्बत के पूरे इलाके में जो चाइना के बॉर्डर से टच होता है वहां पे हमें अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, अपनी बटालियंस को इनहांस करना चाहिए सो दैट कि चाइना के ऊपर नजर रखी जा सके और साथ ही साथ हम अपने जो जो हमारी स्ट्रेटेजी है, वहां रणनीति है उस इलाके में, वो भी काफी मजबूत हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए विद द व्यू टू bolstering the social and security framework along the China border, the Union Cabinet on Wednesday approved raising of 7 new battalions of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) में इन जवानों की भर्ती होगी। ठीक है। Now the scheme will provide funds for development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities in 19 districts and 46 border blocks in 4 states and union territory along the northern land border of the country। ठीक है। सो ये सारे वहां के इलाकों को डेवलप करना, वैसे भी वहां पे वीवीपी मतलब क्योंकि हमको पता है कि चाइना मॉडल विलेजेस बना रहा है। इवन देन परसों की न्यूज थी कि वो एक रेलवे ट्रैक भी बना रहा है उस तिब्बत के इलाके में जो अक्साई चीन तक आता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी तो पोर्ट्स होने चाहिए, हमारे पास भी तो ऐसे गांव होने चाहिए। सो वैसे भी इसको ध्यान में रखते हुए एन अमाउंट ऑफ 2500 करोड़ ऑफ अलोकेटेड फंड्स वुड बी स्पेंड ऑन रोड्स through the BVP was announced in 22-23 budget. No concrete budget or concept plan was shared then. उसके बाद ये चीज अभी अनाउंस हुई है कि हम वहां के लोगों नेटिव लोकेशंस को इंकरेज करेंगे, बॉर्डर एरियाज में रहने वालों को इंकरेज करेंगे, साथ ही साथ वहां का माइग्रेशन है, विलेजेस के लोगों को जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के साथ साथ हम उस इलाके में अपनी रसद बढ़ा सकते हैं, हमारा जो पकड़ है वो बढ़ा सकते हैं। और वीवीपी क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में से 25-26 तक बनाने का उनका इरादा रहा है और जिसके ऊपर 4,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। साथ ही साथ इन द फर्स्ट फेज 63 विलेजेस विल बी कवर्ड इन ऑल 296 विलेज इन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल आर प्रपोज टू बी कवर्ड। तो ध्यान दीजिए। सो 2020 में अगर आपको याद हो तो चाइना ने वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करी गालवार में, और साथ ही साथ तवांग की बात कुछ दिन पहले हो रही थी। तो इस तरह की इंसर्जेंसीज को कम करने के लिए हमें वहां पे पकड़ बनानी है, जिसकी वजह से ये स्टेप काफी रिमार्केबल स्टेप है। और इससे क्या होगा? पहली बात तो ये कि 9.4 के स्टाफ टू बी एडेड, स्टाफ ऐड होगा जो बटालियन को ऐड करने की वाला, 7 नई बटालियन ऐड होंगी। और द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे सैंक्शन सेटिंग अप ऑफ 7 न्यू बटालियंस, ठीक है, जिसमें 9400 पर्सनल होंगे, और साथ ही साथ फॉर इंडिया चाइना एलएसी गार्डिंग फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और द फ्रेश मैन पावर विल बी डिप्लॉयड एट 47 न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट एट अ डजन स्टैगिंग कैंप्स। तो इन सबको, ये सारे इलाके में इतने पर्सनल होंगे, नंबर्स में समझ जाइए क्या स्ट्रेटेजी क्या है उसको समझना जरूरी है। द इंडक्शन ऑफ दीज न्यू बटालियंस एंड सेक्टर हेडक्वार्टर्स विल बी कंप्लीटेड बाय 25 एट ओवर 1800 करोड़। ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट इकोनॉमिक टाइम्स का है। ये वाला स्क्रीनशॉट है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। आप देखें कि सिंकुंगला टनल की बात हो रही है। सिंकुंगला टनल जो है ऑल वेदर टनल है और मनाली, दारचा, पदम, नीमू एक्सेस कनेक्टिंग जो लेक को कनेक्ट करती है, नीमू, पदुम और दारचा, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये पूरा इलाका ये कवर करती है और इसकी लेंथ है 4.1 किलोमीटर, कॉस्ट इतना है ना। इसको बनाने का स्केड्यूल है दिसंबर 25 तक बन जाएगी, जो भी हमारे चाइना के ऊपर को नजर रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट टनल बन सकती है। फ्री के पर्पज से पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। और गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे इसको अप्रूव करने के बाद ट्रैफिक मूवमेंट के हिसाब से ट्रैफिक मूवमेंट इन द ट्विन ट्यूब टनल विच विल नॉट बी वल्नरेबल टू long range artillery shelling or missile firings either by
चाइना और पाकिस्तान। सो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये पिक्चर में समझा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज के हवाले से कि ये जो टनल है ये भी चाइना के ऊपर आंख रखने के लिए एक अल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे ही 25 तक बन जाती है उसके पहले जो हमारी बटालियन सेक्शन है वो तो है ही। टनल अंडर सिंकुंग पास ला मीन्स पास, जो सिंकुंग ला पास होता है, टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बीआरओ बनाएगा इसको। साथ ही साथ जो कॉस्ट बता रहे हैं विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 25। तो ये सारी चीजें जरूरी है, इसको बीआरओ बना रहा है, साथ ही साथ हमको चाइना के ऊपर जो भी बटालियन सैंक्शन हुआ वो भी सही है, वो भी एक अच्छा स्टेप है, बड़ा स्टेप है। साथ ही साथ लिवलीहुड इंफ्रा फोकस भी किया जाएगा, इसमें वाइब्रेंट विलेजेस बनाए जाएंगे। प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा एंड क्रिएट लिवलीहुड फॉर अपॉर्चुनिटीज इन 19 डिस्ट्रिक्ट, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक सामरिक स्थिति के हिसाब से काम कर रहे हैं कि एमएचए का जो होम मिनिस्ट्री का जो स्कीम है उसके हिसाब से वहां पे टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा, ऐसे विलेजेस को बनाया को कवर अप करा जाएगा जहां पे उनकी लिवलीहुड भी कवर हो, साथ ही साथ जो हमारा एक्सपोजर है उस इलाके में वो भी बढ़ता चले। ठीक है। नाउ आईटी टीम सर्वे बीबीसी ऑफिसर्स ओवर वायलेशन ऑफ लॉ, ये कल की न्यूज है और आज की भी न्यूज है कि दूसरे दिन भी आईटी की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे बीबीसी के ऑफिस में हो रहा है और काफी सारे इसके ऊपर ऑपोजिशन के रिमार्क्स भी आ रहे हैं कि सर्विस करना क्यों जरूरी है और गवर्नमेंट का अपना सपोर्ट है कि हम क्यों इसको कंडक्ट करा रहे हैं। सो अगर आप ईटी के आर्टिकल को फॉलो करें तो वो कहते हैं कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है बीबीसी पे, जो गवर्नमेंट ने लगाया है कि उनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग का एलिगेशन है और इसकी कुछ इनकम टैक्स में की कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग का एलिगेशन है, इसलिए हम सर्वे करा रहे हैं, ये रेड नहीं है। तो रेड और सर्वे में फर्क होता है। सर्वे क्या है, ये सर्वे एक्शन हो रहा है बीबीसी के ऊपर, जिसमें अ सर्वे एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सर्चेस रेड, जो रेड से अलग होता है। अ सर्वे एक्शन इज लिमिटेड टू ऑफिशियल प्रीमाइसेस एंड इज कंडक्टेड ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, इसे बिजनेस आवर्स में होता है और ऑफिशियल प्रीमाइसेस के अंदर होता है। तो ये कह रहे हैं कि हम रेड नहीं है, ये एक तरीके का सर्वे एक्शन है। और साथ ही साथ जो एलिगेशन है वो ट्रांसफर प्राइसिंग का है। वो क्या होता है, रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ही संस्था जो होती है आपस में, सपोज करिए एक संस्था है, एक कंपनी है ए और उसकी दूसरी कंपनी है बी, तो इनके आपस में जो प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने, चाहे गुड्स हो सर्विसेज, उसको ट्रांसफर करने की प्राइसिंग को शिफ्ट करने को ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, ये टर्म है एक। सो ट्रांसफर प्राइसिंग रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था की, एक ही कंपनी के दो, एक बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो इन तीनों संस्थाओं के बीच में जो भी प्रोडक्ट को फॉरवर्ड करने या सर्विसेज को यहाँ ट्रांसफर करने में जो प्राइसिंग का जोलजाल होता है उसे कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ये कॉमन कॉमन चीज है, कंपनीज के बीच में ऐसा होता रहता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी सब्सिडरीज होती हैं, सिस्टर कंसर्न होती हैं, तो ऐसी टैक्स इवेजन के लिए या फिर अपने प्रॉफिट के इवेजन के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं। इसका एलिगेशन गवर्नमेंट ने लगाया है। लेकिन सर्वे एक्शन क्या, सर्वे एक्शन और रेट में फर्क होता है, ये हमको पता होना चाहिए। प्रीमियम पूछा नहीं जाएगा, फिर भी वी शुड बी अवेयर। और उसके अलावा आर्टिकल और भी अभी आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि बीबीसी कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है, ये फॉरेन की संस्था है और यहाँ पे फ्री प्रेस के लिए उसको अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हुआ था कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी गुजरात राइट्स को लेकर के, उसकी पब्लिकेशन को लेकर के, उसको मतलब चलाने के पर्पज से काफी चीजें डिस्कस हुई भी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी। लेकिन फिलहाल जो ये अब स्टेप है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेप ज्यादा लगता है ये, इस वजह से काफी सारे जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज है, होलसेल इन्फ्लेशन ईजेस टू नियर 2-year लो ऑफ 4.7%। जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो कितना है, 4.7%, 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है। पर उसकी अपोजिट अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आज का देखें तो वो ऊपर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर का डेटा जो आया था 2022 दिसंबर तक का डेटा में, उसमें भी काफी कम था। अगर आप रेड लाइन देखें, सो रेड लाइन जो दिखा रही है 6.5% और ये ब्लू लाइन है 4.7%। ठीक है, रेड वाला क्या है, सीपीआई, और होलसेल ब्लू वाला क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई हमारा बढ़ रहा है 6.5 और होलसेल, ये ऐसा पहली बार ऐसा जो है डेटा कहता है, पहले डेफिनेटली हुआ होगा पर हाल ही में ये नई चीज समझा रहा है कि होलसेल का नीचे जा रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर जा रहा है। मतलब होलसेल के बीच में जो प्राइसिंग है वो मॉडरेट हो गई है और रिटेलिंग में खर्चा में ज्यादा महंगाई हो रही है। ध्यान दीजिएगा रिलीफ पॉइंट्स कहाँ पे हैं,
वेजिटेबल जो है उसकी प्राइसिंग में मिनरल्स हैं, ऑयल सीज है, यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन है, रिलीफ पॉइंट्स है प्राइस चेंज में। लेकिन लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसको भी हम आगे देखेंगे कि होलसेल में जब प्राइस सस्ता है तो कंज्यूमर प्राइसिंग इतनी ऊपर क्यों जा रही है। नाउ होलसेल इन्फ्लेशन ईज टू 424 months 4.73% जनवरी एज ए सॉफ्टर रेट। इकोनॉमी के एक्सपर्ट कहते हैं this lower wholesale inflation to pass through to retail but the transmission may be slow। ये कह रहे हैं कि होलसेल का जो प्राइसिंग है वो धीमे धीमे कंज्यूमर प्राइसिंग पे आएगा सीपीआई पे, पर उसका जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा स्लो हो सकता है यहाँ पर आने के लिए। डेटा रिलीज्ड ऑन मंडे शोड रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड हैड अ हायर देन एक्सपेक्टेड पेस। ठीक है, ऑल्दो ऐसा कहा गया था इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी कि मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करते हुए और ऑयल प्राइसिंग को देखते हुए हो सकता है कि इन्फ्लेशन नीचे आए, क्योंकि डब्ल्यूपीआई तो ऑलरेडी नीचे है ना, बट सीपीआई पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। अभी ये बात अगर ऐसा रहा तो आरबीआई फर्दर स्टेप ले सकती है। द यूएस कंज्यूमर प्राइस रोज ब्रिस्कली एट द स्टेट ऑफ द ईयर, मतलब कंज्यूमर प्राइस जो है यूएस का वो भी बढ़ गया है 6.4%, अ साइन ऑफ परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर दैट कुड पुश द फेडरल रिजर्व टू रेज रेट्स इवन हायर देन प्रीवियसली। मतलब ये यूएस की जो न्यूज यहाँ छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, तो जब भी हमारे देश में कोई भी उतार चढ़ाव होता है चाहे स्टॉक मार्केट हो, तो हम हमेशा उसको यूएस इकोनॉमी से या चाइनीज इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं देखने के लिए कि हम कहाँ खड़े होते हैं। ठीक है, सो वी एक्सपेक्ट फर्दर डिक्लाइन। अब वो कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हम फर्दर डिक्लाइन देख सकते हैं इन इम्पोर्ट कॉस्ट टू कीप डब्ल्यूपीआई कंटेन इन द कमिंग मंथ्स। मतलब हम एक इम्पोर्ट कॉस्ट में भी कमी देख सकते हैं, क्योंकि टू कीप डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स कंटेनिंग इन द कमिंग मंथ्स बट द पास थ्रू टू सीपीआई इज लाइकली टू रिमेन सो। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसका पास स्लो हो सकता है। तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास होलसेल में ऑलरेडी इन्फ्लेशन कम है, तो हमारा जो एक्सचेकर है, जो खर्चा है, वो भी कम होगा इम्पोर्ट में, क्योंकि हम बल्क में इम्पोर्ट करते हैं, हम एक आर्टिकल इम्पोर्ट नहीं करते हैं। पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, वो है हमारा सीपीआई में। उसको देखते हैं कैसे वो ठीक होगा आने वाले समय में। नाउ कल के आर्टिकल में भी था और आज भी है कि जो जो दाम बढ़े हैं वो सीरियल में दाम बढ़े हैं, जिसमें हमारा राइस और वीट पे सबसे ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हमारा जो रूरल हाउस होल्ड है वो सबसे ज्यादा अनाज खरीदने में पैसा लगाता है, तो इकोनॉमिस्ट को चाहिए या एक्सपर्ट्स को चाहिए कि वो इस महंगाई को कम करें। ये डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि सीरियल इन्फ्लेशन मतलब जो हमारे जो बेसिकली जो हमारा मुख्य खाना है क्या है, वो राइस और वीट है, उसमें महंगाई ज्यादा है। तो अगर उससे महंगाई ज्यादा होगी तो हमारे जो हाउस होल्ड गरीब जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो कहाँ से खरीदेंगे जब उनके पास कवरेज ही नहीं होगा इतना। तो उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम टैक्स कट कर सकते हैं, और क्योंकि टैक्स कट कर सकते हैं किसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर और मेज के ऊपर। ध्यान दीजिएगा कि फ्यूल और मेज के ऊपर वो टैक्स कट कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्ट टैक्स की बात हो रही है। अभी इसका मिंट का एक आर्टिकल भी है, उसमें कहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि फ्यूल पे, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस अंतरदेशीय या फिर ग्लोबल लेवल पे भी सस्ते हो रहे हैं, तो फ्यूल पे हम टैक्स को कम कर सकते हैं और मेज पे भी हम टैक्स को कम कर सकते हैं। मेज का मतलब होता है मक्का, तो मक्का के इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है और टैक्स कम हो सकता है फ्यूल पे भी। तो अगर इम्पोर्ट टैक्स कम होगा तो आगे भी टैक्स थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट कटिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन प्रोडक्ट लाइक मेज विच अट्रैक्ट 60% बेसिक ड्यूटी। मतलब मेज पे ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है, while taxes on fuel could also be reduced again। अब ये समझने वाली बात है कि मेज का जो मक्के का जो यूज है हमारे देश में ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स ज्यादा होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगती है। और एक्सपोर्टर देश मक्के के बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए, जिसमें यूएस का पहला नंबर आता है, जहां पे बहुत बड़े लेवल में मक्का उगाया जाता है, सोया उगाया जाता है, तो उनपे इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती है। तो क्योंकि मार्केट सस्ता है फ्यूल के लेवल पे, तो अगर उसको हम टैक्स कम कर देते हैं तो कुछ लोगों को राहत मिलेगी, कुछ जो लोग महंगाई झेल रहे हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। पर ये अभी फरवरी को डिसाइड होगा, अभी पहले की अभी डिसाइड हुआ नहीं है, फरवरी में होगा जब नेक्स्ट पॉलिसी आएगी। साथ ही साथ एक्सपोर्ट डाउन टू 6.6% इन जनवरी, ये अभी लास्ट आज की न्यूज है, इसमें ट्रेड गैप एट 12 मंथ्स लो। वो कह रहे हैं जो एक्सपोर्ट है वो भी 6.6% से कम है जनवरी के हिसाब से। नेगेटिव जोन क्या है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, इंजीनियरिंग गुड्स में, आयरन ओर में, साथ ही साथ सर्विस एक्सपोर्ट भी कम है। और इसके क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट। अब ध्यान दीजिएगा कि एक्सपोर्ट नंबर हमारा क्या हो रहा है, माइनस में, मतलब माइनस में नहीं है, नीचे
नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे जाने की वजह से क्या होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे ट्रेड पे आता है, जिसको हम समझते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड होता है वो ट्रेड डेफिसिट होता है। अगर हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट पे नुकसान आएगा। सबसे ज्यादा हमको दिक्कत डेफिसिट वहां पे क्रिएट होता है। उसके बाद जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इम्पैक्ट होता है। ये दोनों समझिए एक ही चीज है, इसको अलग मत मानिए, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट आएगा, जिसका हल्ला मचा रहता है जब हमेशा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, क्या करेंगे। तो उस केस में कह रहे हैं कि अगर ऐसा रहा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि टैक्स कट की बात हो रही है इंपोर्ट पे, किस चीज की, फ्यूल और मेज के इंपोर्ट पे टैक्स कट की बात हो रही है। तो मतलब इंपोर्ट का जो बिल है वो भी हमारा कम हो जाएगा, राइट। तो इंपोर्ट का बिल जब कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट अगर कम भी होता है तो भी हम मॉडरेट स्थिति में रहेंगे, एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे, उसकी बात हो रही है। तो दोनों डेटा को रिलेट करके अगर हम देखें, तो हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कुछ बेटर हो सकता है। सो इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डिप्ड बाय 6.58% टू दिस मच बिलियन इन जनवरी। उसके साथ ही साथ ट्रेड डेफिसिट टच टू 12 मंथ्स लो, पर हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है 12 महीनों में। कितना, इतना तो है पर फिर भी कम हो, मैंने आपसे कहा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस सस्ते हैं और क्योंकि हम होलसेल प्राइस सस्ता देख रहे हैं। होलसेल में अगर आप इंपोर्ट करते हो तो प्राइस सस्ता है, इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ी राहत है। पर अगर होलसेल महंगा होगा तो कंज्यूमर प्राइस महंगा हो, समझ में आता है हमारे देश में महंगा बिक रहा है, वो चीज समझ में आती है। उसके कई कारण होते हैं, होर्डिंग कर सकते हैं लोग और जो है इकट्ठा करके बेचते हैं, सारे प्राइस जानबूझ के एमआरपी बढ़ाते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर हमारा होलसेल प्राइस जो है सस्ता पड़ रहा है, तो हमको ट्रेड डेफिसिट भी बेहतर रहेगा। इन जनवरी एज इम्पोर्ट श्रंक बाय 3 पॉइंट्स, इम्पोर्ट कम हुआ है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ। इम्पोर्ट इन जनवरी स्टूड एट 50.66 बिलियन, ठीक है। Now, the decline in export during the month is also a reflection of continued geopolitical tension. और एक्सपोर्ट इसलिए कम है क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया का इन्वेजन चल रहा है, वॉर चल रही है, टाइटनिंग ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो चीज चल रही है उसके साथ हमारा एक्सपोर्ट कम है, वो समझ में आता है, लेकिन इम्पोर्ट भी मॉडरेट है, तो थोड़ी सी ठीक हो सकती है। Now, the ministry attributed to this dichotomy of slowing global economy, इसको एड्रेस, डाइकोटोमी का मतलब होता है दो पहलू जिसके होते हैं। डाइकोटोमी ऑफ स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी को कंसर्न करते हुए कहा, एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ डिस्पाइट एक्सटर्नल हेडविंड्स की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। दैट इज फाइन। जो मेजर कट है, जो मेजर कट वो कहां पर आया, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा आया है हमारा, इंक्लूडिंग कार्पेट्स, एक्सपोर्ट में आया इंक्लूडिंग कार्पेट्स, माइनस में जेम्स एंड ज्वेलरी, मैन मेड यार्न, हैंडीक्राफ्ट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स में जो सबसे ज्यादा कट है, देखने वाली बात है। विद हैंडलूम्स, प्लास्टिक एंड लाइनोलेम एज वेल एज जूट प्रोडक्ट्स फॉलिंग ओवर 30%। मतलब हैंडलूम, प्लास्टिक, हैंडीक्राफ्ट, रेडीमेड गारमेंट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा मार्केट है हमारे लिए, उसमें काफी कट है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट कंटिन्यूइंग अकाउंटिंग फॉर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन रिसेंट ईयर नियरली 10%, ठीक है। तो नंबर्स है, नंबर्स में जाना नहीं, पर समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा कम होता है तो इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे फर्क, कोई फर्क नहीं भी पड़ सकता है, पड़ भी सकता है और नहीं भी, दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कम है लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो क्या ऐसा, इस स्थिति में क्या होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर कम भी हो जाए तो क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंपैक्ट करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एनालिसिस जरूरी है आपके सवाल के आंसर करने में। जब आप हॉल में बैठे होंगे यूपीएससी के प्री में, इस तरह के सवाल बनने की पूरी गारंटी मुझे इस साल लग रही है 2023 में। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सब पेपर देंगे, उनके लिए जरूरी है कि इन्फ्लेशन को समझें कि क्या हो रहा है मार्केट में। नाउ उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट लुक्स टू ब्रिंग डाउन फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन, मतलब सब्सिडी, अपना जो सब्सिडी का बर्डन है सरकार उसको भी कम कर रही है इस बार 23-24 में। आप देखिए 1,75,000 का ही टारगेट लिया गया है और 22-23 में आप देखिए 2,25,000। सब्सिडी कम क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा, आप अगर आप सर्वे पढ़ते हैं या फिर आप बजट देख रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि इस बार हम फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान देंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ केपेक्स पे भी ध्यान दें। केपेक्स का मतलब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ज्यादा इंफ्रा बनाएंगे, ज्यादा जॉब मिल सके लोगों को। और फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या करेंगे, हम अपने जो खर्चे हैं उनको मॉडरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, सबसे पहला कारण है कि सब्सिडी को हम कम करेंगे और जो पॉलिसीज में एक्सपेंशन है उसको कम करेंगे। तो ये स्टेप है अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस करने का। क्योंकि अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है और आप खर्चा ज्यादा करते हो तो क्या होगा, आपके अकाउंट पे एक
असर आएगा ना। तो जब आपके पास इनकम कम है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि इम्पोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास पैसा कम है पॉकेट में। तो जब कम होगा तो आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे की पॉलिसीज को कैसे ले जाओगे। कुछ लोग इसकी कुछ पार्टीज निंदा भी कर रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, सब्सिडीज को कम क्यों कर रहे हो, आपने मनरेगा एमजी नरेगा की जो बात होती है उसके फंड को भी आपने कम कर दिया, ऐसा क्यों किया, आपने एनएफएसए में सबको ऐड कर दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सबको डाल दिया, आपने मनरेगा के फंड्स को कम कर दिया और आप अनाज कम बांट रहे हो। तो ये सब क्यों, एक तरीका फिस्कल कंसोलिडेशन ही है जिसमें सरकार अपने खाते को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये भी आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा बेटर आएगा। नाउ इसके साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट मॉनिटरिंग इंपोर्ट टू डिटेक्ट एनी सर्ज दैट कैन हर्ट इकोनॉमी। मतलब जो इंपोर्ट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज हमारे देश को हर्ट करती है उस पर हम सख्त निगाह रखेंगे। एफएम सेज गवर्नमेंट कीपिंग एन आई होना चाहिए, एंड सॉरी अ कीन आई, माय मिस्टेक, अ कीन आई और मर्चेंडाइज ट्रेड ट्रेंड्स टू गार्ड अगेंस्ट सडन फ्लडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स। हम देखेंगे कि क्या फ्लडिंग का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें एक तरीके से इंपोर्ट हो रही हैं, फ्लड आया हुआ है किसी चीज का, तो अगर कोई ऐसी चीज जो ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है जो फ्लड की तरह आ रहा है, तो हम उसको गार्ड करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि जब बहुत सारी चीजें हम एक लेवल से इंपोर्ट करते हैं, मर्चेंडाइज हो या कुछ भी हो, तो एक तरीके का इन्फ्लेशन पे वो इम्पैक्ट डालती है, प्राइसिंग पे वो इम्पैक्ट डालती है। तो कह रही है द सेंटर वॉज कीपिंग अ कीन आई और मर्चेंडाइज इंपोर्ट ट्रेंड, मतलब मर्चेंडाइज ज्यादा हमारे देश में ना आ जाए, क्योंकि जो रिसेशन या स्लो डाउन की सिचुएशन हर देश के लिए है, हर देश चाहता है उसका माल ज्यादा बिक जाए। तो अगर बाहर के देश इंडिया में, सपोज करिए यूरोपियन यूनियन को ले ले, और वो इंडिया में ज्यादा एक्सपोर्ट कर देता है मर्चेंडाइज को, तो क्या होगा, ये तो अपना माल बेच के निकल गया। इंडिया में उस चीज को अगर फ्लडिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा माल इकट्ठा हो जाएगा, तो हम उसको बेच नहीं पाएंगे, तो उससे क्या है, डंपिंग होगी, और साथ ही साथ हमारा जो है प्राइस जो है ऊपर उठ सकता है, या मार्केट में इन्फ्लेशनरी मेजर्स हमको लेने पड़ सकते हैं। तो उसको दिमाग में रखते उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि अगर हम किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई हमको ज्यादा इम्पोर्ट ना करा ले, ये भी तो रूल होना चाहिए ना। तो उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा। नाउ गवर्नमेंट टू कंटिन्यू पेयरिंग ड्यूटीज वेरेवर इट कैन बी डन विदाउट हर्टिंग लोकल फर्म्स। A surge in import for only 3 months can hurt economy for a whole year। उस बात को कह रही है कि 3 महीने तक का ही काम है जिसमें वो इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है फॉर अ होल ईयर, पूरे साल के लिए। तो जो टाइमलाइन वो ले रही है वो इस साल का टाइमलाइन ले रही है। एक्सपोर्ट्स अर्ज टू कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट टू हेल्प टाइड ओवर चैलेंजेस। तो हाँ, जो इंपोर्ट पे ध्यान देते हुए उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही साथ ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन जीएसटी रिजीम, शी सेड इट वुड रिक्वायर अ कंसेंसस विद स्टेट एंड एंटायर जीएसटी काउंसिल। बाकी उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने की जो बात है उसके लिए उन्होंने कहा हम स्टेट से बात करेंगे और काउंसिल से बात करेंगे, जीएसटी काउंसिल से। साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि सीमेंट के ऊपर जीएसटी बढ़ाने की बात को लेकर के भी क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने कहा, अब इस बार के बजट में कहा गया था कि हम कैपेक्स को बढ़ाएंगे, मतलब अपना खर्चा बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो सीमेंट चाहिए होगी ज्यादा, और अगर उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लगती है तो उसको कम करना पड़ेगा, वरना कोई सीमेंट खरीद कैसे पाएगा, रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी पेंडिंग है कि अभी काउंसिल क्या कहती है, उस पर भी कोई जो रेगुलेशन नहीं आया है। नाउ अब देखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या खासा फर्क है। डेफिनेशन कहती है कि अमाउंट टू द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल, मतलब होलसेल लेवल पे जहां पे फार्म और होलसेल डिपो जिम्मेदार हो, मतलब फैक्ट्री बनाती है और उसको बड़े बड़े बायर्स को देती है जो होलसेल में उसको लेते हैं, इन दोनों के बीच के प्राइसिंग को कहते हैं होलसेल प्राइसिंग। और जब ये आगे अलग अलग फर्म्स को जाता है जो रिटेल शॉप्स होती हैं और फाइनली वो कंज्यूमर को बेचती हैं, तो ये वाला साइकिल होलसेल, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है या कंज्यूमर प्राइसिंग कहलाता है। तो होलसेल को इशू करता है, होलसेल प्राइसिंग को देने वाले हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और सीपीआई को डिक्लेयर करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ध्यान रखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल बने हैं इसके आसपास। ना कमोडिटीज में क्या है, इसमें गुड्स होती हैं और उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होती हैं। होलसेल में आप सर्विस किसी को नहीं दे सकते, लेकिन कंज्यूमर के लेवल पे आप सर्विस भी दे सकते हो और गुड्स भी दे सकते हो। ठीक है, क्या आप होलसेल में किसी के सर्विस को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, पर कंज्यूमर के लेवल पे आप सर्विसेज और गुड्स दोनों को दे सकते हो। इन्फ्लेशन मेजरमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो सीपीआई है कंज्यूमर के लेवल पे फाइनल स्टेज होती है
किसको? इन्फ्लेशन को मेजर करने की या उसको कंट्रोल करने की। ना प्राइस पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स और प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। टाइप ऑफ कमोडिटीज तो नहीं समझते, इसका बेस ईयर क्या लिया गया? 11-12 और सीपीआई का 2012 है बेस ईयर टू बी रिवाइज, और बेस ईयर रिवाइज होते रहते हैं। बेस ईयर कुछ नहीं खास नहीं, कंपैरिजन के लिए एक साल को स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। सपोज करिए अभी 2012 चल रहा है, का लिया जा रहा है, कुछ समय बाद अगर 2022 कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा क्यों किया जाता है कि 5-5 10-10 सालों में इन्फ्लेशन और प्राइस वैल्यू ऑफ करेंसी बदलती है। वैल्यू ऑफ करेंसी ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ करेंसी बदलती है। जो 100 रुपए की वैल्यू जो आज है वो आने से आगे के 10 सालों में उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। तो इसलिए बेस ईयर को बदला जाता है सो दैट की जो इंडेक्स निकले, क्योंकि इंडेक्स क्या होता है? एक एवरेज नंबर होता है। तो उस एवरेज नंबर पे थोड़ी एक्यूरेसी आई प्राइस को लेकर के, क्योंकि है क्या? ये प्राइस इंडेक्स है ना, सीपीआई और होलसेल दोनों प्राइस इंडेक्स हैं। तो अगर हम बेस ईयर को सालों से चेंज नहीं करेंगे तो हमें जो एवरेज है वो गलत मिलेगा। इसलिए एक साल को स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। इस बार इसे सीपीआई 12 है, यहाँ 11-12 है, तो ये बदलता रहता है। तो बदलने का कारण क्या होता है कि हम ज्यादा एक्यूरेसी से नंबर्स को ले सके और इंडेक्स से पता लगा सके कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। ना नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट क्वेश्चन यूज ऑफ पॉस्को एक्ट इन असम क्रैकडाउन। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है पॉस्को एक्ट को लेकर, यूज ऑफ पॉस्को एक्ट को लेकर के असम की चाइल्ड मैरिज केसेस को लेकर के, इसके ऊपर भी फाइनल चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि एलिगेशंस लगाए हैं। आपको याद होगा कि असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वहां पे कि 14 साल से कम उम्र की बच्चे शादी करने के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज्यादा है और एमएमआर भी बहुत ज्यादा है। जिसको कंट्रोल करने के लिए आसाम के चीफ मिनिस्टर ने एक मुहिम चलाई और लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे और ऑफेंसिव फील भी किया, और लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, फिर भी गिरफ्तारियां चल रही हैं। उसके ऊपर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ पॉस्को एक्ट in child marriage cases in Assam while granting anticipatory bail to 9 people booked under the on the PCMA। मतलब पॉस्को के एक्ट को लगा करके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको एंटिसिपेटरी बेल दी गई। उसके साथ आसाम पुलिस बिगेन अ क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड मैरिजेस अक्रॉस द स्टेट ऑन फरवरी 3 से वहां पे एक तरीके का क्रैकडाउन चालू हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। Now, more than 300 people allegedly linked with such cases have been booked under relevant sections of PCMA. Read the punitive section of the POSCO Act। ध्यान दीजिएगा PCMA और POSCO एक चीज नहीं है, अगर थोड़ा यहाँ दिमाग लगाएं तो POSCO क्या है? एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। POSCO अलग है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से जो शादी करते हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, वो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो सेक्सुअल ऑफेंस अलग चीज है, उसको उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंस माना एक तरीके का। जो 14 साल से कम उम्र की बच्चे शादी कर रहे हैं वो ऑफेंस है, सेक्सुअल ऑफेंस। और जो ये चाइल्ड मैरिजेस हो रही है वो पीसीएमए के अंदर। तो दो एक्टों के बीच को एक्ट को के आधार पर उनको बुक किया गया। इफ मैरिज इज टेकिंग प्लेस इन वायलेशन ऑफ द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर वो कोई भी शादी लॉ के हिसाब से गलत है तो उसको उसका संज्ञान कोर्ट लेगी। These cases have been happening since time. We will only consider of immediate custodial interrogation is required for or not। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इस बात में उनको बेल दी और फिलहाल इसके ऊपर डिस्कशन अभी आए हुए भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, उसको बहुत लोगों ने कहा इसको बंद करना चाहिए। इसके बजाय अगर लड़कियों को वहां की जो असम की बात हो रही है तो अगर उनको एजुकेट किया जाए तो वो खुद से डिसाइड कर सकती हैं कि उनकी शादी किस एज में होनी चाहिए। तो ये गिरफ्तारी की जगह अगर एजुकेशन को एक्सपैंड करा जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, पर वहां पे इस चीजें बंद नहीं हुई। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाउ इंडिजिनस कैरियर विक्रांत विल बी ऑपरेशनल बाय ईयर एंड। वैसे भी इसको कमीशन तो किया जा चुका है और इसके ऊपर प्री पे सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी में इस साल में था भी। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखते हैं तो उसके ऊपर सवाल बन सकता है कि इसको कमीशन ईयर के एंड तक कर दिया जाएगा। इसको बनाने के लिए डीआरडीओ और साथ ही साथ जो इसके लॉन्चिंग के पीछे जो कहानी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि हमें पता होना चाहिए कि विक्रांत एक्चुअली है क्या। सो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर है, इसका वो नाम है विक्रांत। इसका मतलब होता है करेजियस। और 2300 कंपार्टमेंट, ये सारे नंबर्स आप उसको जरूरत नहीं है पढ़ने की। इसका जो कवरेज है क्योंकि है क्या, एक्चुअली वेपनरी है
और जिसके साथ 34 फिक्स विंग एंड रोटरी एयरक्राफ्ट इस पे हैं। MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। कैमो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स इससे उड़ सकते हैं। अमेरिकन बिल्ट MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और इंडिजिनसली बिल्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी इससे उड़ सकते हैं। तो उसकी कैपेसिटी एक्चुअली ये इसका विक्रांत जो है इसके पहले भी एक मॉडल पहले मतलब कि उतारा गया था, बट नाउ उसको फिर से कमीशन किया गया है मॉडिफाई करके। तो अगर आप किसी पुराने आर्टिकल को देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ और चीजें भी दिखाई देंगी। पर अभी क्या है, इसे जो ये चीजें जो ये जितने हेलीकॉप्टर्स हैं, वेपनरीज उड़ती हैं, इन्हें कहते हैं एयर एसेट। सो एयर एसेट ऑप्शन कॉपशिप कौन सी है? MiG-29 के, कैमो 31 और अमेरिकन बिल्ट MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। सो ये हमारे नेवी सील के लिए या हमारे नेवी फोर्स के लिए एक बहुत बड़ी बैकबोन है और हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इसको मत भूलिएगा। थोड़ी स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पूछी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा और आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। Now, HAL to provide maintenance and overall support for MQ-9B drone engines in India। अब इस आर्टिकल में समझने वाली बात क्या है, इसमें और इसमें है क्या कि जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो सिचुएशंस चल रही हैं, तो हर देश अपने अपने देश में डिफेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो नेवी वेपनरीज हो, चाहे वो एयरफोर्स वेपनरीज हो, तो वो सब बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हर देश को रेडी रहना चाहिए। तो इसमें ये आर्टिकल कहता है कि HAL क्या करेगा, मेंटेनेंस देगा और ओवरऑल करेगा MQ-9B ड्रोन्स को इंडिया में। एज इंडिया लुक्स टू परचेज आर्म प्रीडेटर रिमोटेडली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS फ्रॉम US से ले रहे हैं इसको हम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड जनरल ऑटोमेटिक्स अनाउंस एट एरो इंडिया ऑन वेडनेसडे। तो उसको जो ओवरऑलिंग करेगा वो कौन करेगा? HAL करेगा। वैसे भी HAL की एक्सपर्टीज काफी सारे ड्रोन्स के साथ साथ बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, चीता और चेतक दोनों हैं, और इसके साथ ही साथ जो हम ब्रह्मोस मिसाइल्स है, तो काफी सारी चीजों में HAL का बड़ा रोल रहा है। तो उसको दिमाग में रखते हुए HAL की पावर और एक्सपोजर काफी ज्यादा है, तो क्योंकि हम यूएस से इस वक्त अगर आप देखें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में यूएस से करीब है, चाइना थोड़े दूर है, रशिया थोड़े दूर है, तो उसके लिहाज से जो ये परचेजिंग चल रही है ये काफी बड़ा रूप ले सकती है पॉजिटिव वे में हमारे देश के लिए, ठीक है। नाउ उसके साथ हमारे जो होम मिनिस्ट्री ने कहा है 75% ऑफ प्रोक्योरमेंट बजट रिजर्व फॉर देसी कॉस्ट सिंह, जो तो इन्होंने कहा है, हमारे राजनाथ सिंह ने कहा है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि 75% प्रोक्योरमेंट जो बजट है हमारा वो देसी कंपनीज के लिए है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग ज्यादातर बाहर की कंपनी से परचेजिंग कर रहे हैं। उसको दरकिनार करते हुए कहा इफ यू टेक वन स्टेप गवर्नमेंट टू टेक 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, और ये उन कंपनीज के लिए कहा जो हमारे देश में काम करती हैं। उसके साथ बंधन सेरेमनी को भी इन्होंने इनॉग्रेट किया, जिसमें उन्होंने तो 266 पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया प्राइवेट कंपनीज को, जो स्टेट और पब्लिक सेक्टर PSU स्टार्टअप्स हैं और फॉरेन वेंडर्स हैं। क्योंकि जो एरो इंडिया शो हो रहा है उसका टारगेट क्या है? डिफेंस को एक्सपोजर करना, शोकेस करना अपनी पावर को, अपने हेलीकॉप्टर्स को, अपनी वेपनरी को दिखाना। तो इसमें जो बहुत सारे देशों ने भाग भी लिया हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि एलोकेशन क्या है। वो लास्ट ईयर 68% का एलोकेशन था, जिसमें प्रोक्योरमेंट था बजट के लिए, प्रोक्योरमेंट बजट था। इस बार 68%, इस बार 75% रहेगा। इसी में आगे देखते हैं कि जिष्णु ड्रोन डिलीवर्ड मिसाइल है। जिष्णु का नाम याद रखिएगा, जिष्णु और ड्रोन डिलीवर्ड मिसाइल विच इज अ लाइट वेट एंड मिनिएचराइज्ड मिसाइल फॉर सॉफ्ट स्किन टारगेट, अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नाविक GPS रिसीवर मॉड्यूल बेस्ड ऑन इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोसेसर, उसको भी वहां लाया गया, उसका भी एक्सपोजर हुआ। तो जिष्णु को याद रखिएगा, ड्रोन डिलीवर्ड मिसाइल है जिसमें नाविक और GPS रिसीवर मॉड्यूल लगाए गए हैं। इंडिजिनसली बिल्ड काउंटर ड्रोन रडार बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम डिफेंस रिसर्च फ्रॉम DRDO, राइट। सो जो इंडिजिनस वर्ड है ना, इंडिजिनस वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपने देश में बनाने वाली टेक्निक, हम जो खुद बना रहे हो इंडिजिनसली का मतलब है जो हम खुद बना रहे हो। वो सारी चीजें बनाने के पीछे कारण क्या है कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि एक पूरा बहुत बड़ा फ्लैगशिप पॉलिसी है देश की कि हम अपने देश में आत्मनिर्भर बन जाए, चाहे डिफेंस हो, चाहे फूड हो, चाहे फ्यूल तो नहीं, फूड हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, उसमें हम एक्सपोजर लेकर के देश में खुद सक्षम बन जाए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों में कम हो जाए। तो ना मोदी बाइडेन मैक्रोन हेल हिस्टोरिक
AIDs। तो एयर इंडिया ने बहुत बड़ा डील कहना चाहिए, बहुत बड़ा परचेजिंग डील दिया है दो देशों को, जिसमें जिसमें राइवल क्या है, बोइंग और एयरबस पार्ट्स ऑफ 470 जेट ऑर्डर। सो एयर इंडिया ने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है, और इसके लिए जो दो देश इसमें इन्वॉल्व है, एक फ्रांस या दूसरा है यूएस। तो ये आप देखिए, इस अगर जियो पॉलिटिक्स से हम जाएं, परचेजिंग तो चलती रहेगी, पर जो अगर फ्रांस और यूएस से हमारा जो कनेक्शन है इस परचेजिंग में, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। ध्यान दीजिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेवलपमेंट फॉर इंडो यूएस एंड इंडो फ्रेंच टाइज। ठीक है, क्योंकि इस वक्त की जो जियोपॉलिटिक्स है वो रशिया और चाइना को किनारे करके दूसरे देशों में आगे आने में इंडिया को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये जो परचेजिंग चल रही है वो काफी इंपैक्टफुल है। सो ग्लैड टू स्पीक विद at POTUS Joe Biden. Excellent. This is discussion to review the ongoing and new initiative to further deepen India-US comprehensive and global partnership today. The India-France partnership is playing a direct role in ensuring the stability and balance in international order and the multilateral system. ठीक है, so multi मतलब बहुपक्षीय लेन देन परचेजिंग के ऊपर अच्छी चीज है। उन्होंने भी कहा कि टाटा सन्स ने जो द कॉन्ट्रैक्ट दैट एयरबस एंड टाटा सन्स साइंड विद मॉर्निंग मार्क्स अ न्यू स्टेज इन इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया इस बात को, फ्रेंच प्रेस ई मैक्रोन ने। और हिस्टोरिक agreement together with Prime Minister Modi, I look forward to deepening our partnership even further as we continue to confront shared global challenges, creating a more secure and prosperous future. So दोनों ही देश के हेड्स ने इस बात को कहा कि जो एयरबस की जो डील हुई है और बोइंग और एयरबस के बिग पार्ट्स को प्लेस किया गया है, एयर इंडिया को बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जो एयर शिपों की बात होती है, उनकी जरूरत है। तो उसके लिए बड़ा एयर इंडिया हमारे देश का जो है मेजर एयरलाइंस है, तो उनका जो डील किसी देश के साथ अगर हो रहा है तो एक इम्पैक्टफुल चीज है। तो टाटा ग्रुप ओन एयर इंडिया ऑन ट्यूसडे प्लेस द लार्जेस्ट एवर एयरक्राफ्ट ऑर्डर इन ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री with letters of intent signed for purchase of 470 aircraft, a mix of narrow body and wide body Airbus and Boeing aircraft. Airbus और Boeing तो विश्व के ऐसी कंपनीज है जो बहुत ही टेक सेवी या तकनीकी उच्चतर लेवल पे, और साथ ही साथ स्पेस के मामले में बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट बनाते हैं। सो द अग्रीगेट परचेज वैल्यू ऑफ लिस्ट फॉर ₹470 फर्म और ऑर्डर 160 ऑप्शंस एंड 210 परचेज राइट्स फॉर एयर इंडिया $115 बिलियन, इतने का परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ है। इस न्यूज है पाकिस्तान रेजेस प्राइस ऑफ नेचुरल गैस टू रिवाइव आईएमएफ बेलआउट। आईएमएफ बेलआउट के चलते पाकिस्तान ने नेचुरल गैसेस के प्राइसेस बढ़ाए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट दे रहा है, और इस बार उन्होंने कहा था कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को काफी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे उसके हवाले से, और पाकिस्तान ने अपने नेचुरल गैसेस के प्राइसेस बढ़ाए हैं टू रिवाइव आईएमएफ बेल आउट स्कीम। सो ये उनमें से एक स्टेप हो सकता है जब आईएमएफ ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हो कि आप अपने जो है आईएमएफ प्राइसेस को बैलेंस करने के लिए, बेल आउट फ्री थोड़ा ना होता है, उसको देश को रिटर्न भी करना होता है, उसके लिहाज से कुछ नेट एक्सेस को उन्होंने बढ़ाने के लिए या अपने अपने अकाउंट बैलेंस को, विदेश अकाउंट बैलेंस को एनहांस करने के लिए इसको अप्लाई किया है। नेक्स्ट न्यूज है एट खजुराहो एन एग्जीबिशन और रिपारिएटेड आर्टिफैक्ट्स, मतलब कि जो खजुराहो की जो एग्जीबिशन में जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको दिखाया जाएगा जी ट्वेंटी के डेलीगेट्स को, और उनमें से खजुराहो की एक मूर्ति है जिसको पैरट लेडी ऑफ खजुराहो कहा जाता है, उसको भी दिखाया जाएगा। ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल डिटेलिंग उसकी दी जाएंगी, narrated in a virtual reality mode by none other than 900-year-old पैरट लेडी ऑफ खजुराहो, और जो कि कनाडा से वापस लाई गई थी 2017 में, क्योंकि एक यूएन कन्वेंशन है उसके लिहाज से, 1970 का यूएन कन्वेंशन है, उसको लिहाज में रखते हुए इसको वापस लाया गया था। तो ये यूएन कन्वेंशन क्या है? On the means of prohibiting and preventing illicit import, export and transfer of ownership of cultural property. So इसको किसी देश की जो cultural property है उसके illicit या फिर इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने के लिए कन्वेंशन बनाया गया है, जिसमें पैरट लेडी ऑफ 800 ईयर ओल्ड सैंडस्टोन स्कल्पचर है ये खजुराहो टेम्पल, इसको दिखाया जाएगा, उसकी डिटेलिंग या नरेशन किया जाएगा। सुप्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। साथ ही साथ खजुराहो के टेम्पल्स, इसके बारे में यूनेस्को हेरिटेज साइट है, साथ ही साथ चंदेल डायनेस्टी में इसको बनाया गया था। रूलर्स बिटवीन 900 CE to 1130 CE, ये भी पूछा गया है, तो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
Now, sea levels up 4.5 mm per year during 22-13-22. ध्यान दीजिएगा, एक WMA को रिपोर्ट के हिसाब से सी लेवल है, पहले भी ऐसे न्यूज आ चुकी है कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समुद्र का ओशन का लेवल है, सी लेवल है, वो राइज हो रहा है। उसमें से जो इस बार का राइज है वो 4.5 एम का रखा गया है, एमएम पर ईयर के हिसाब से इस बार का 4.5 एमएम पर ईयर है। और जिसके जो आसपास के जो बड़े बड़े देश उनको खतरा है, वो कौन से देश है? शंघाई, ढाका, बेंगलुरु, जकार्ता, मुंबई, मपूतो, लागोस, कायरो, लंदन, कोपेनहेगन। सो कुछ देश हैं जो आसपास, जिनके जो सी लेवल के आसपास के देश है, कुछ इलाकों में जिसमें इंडिया के कुछ देश शहर भी आते हैं, वो खतरे के लेवल पे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की न्यूज पहले भी आई है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, बट जो जो खतरा है वो किस हद तक कम है, ये न्यूज समझाती है हमें ना। ओवर टाइम इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स विल श्रिंक। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ग्रीन आइस कैप्स हैं, जो अपना जो जिनका जो मेल्ट हो रही है, अपना पानी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका जो है जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो नीचे जा रहा है क्योंकि मेल्ट हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर आप ध्यान दें, जो गैंजेस है और ब्रह्मपुत्र, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है वो ग्लेशियर से होता है। जमुनोत्री, गंगोत्री और ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो बड़े बड़े ऊपर पहाड़ों के ग्लेशियर, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं उनसे ओरिजिन हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज से जब जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, वहां का जो आइस कैप्स पिघल रहे हैं, तो वो चीजें इंडिया और इन बड़ी नदियों के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। सो वो कह रहे हैं कि उनका जो ओवर टाइम इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर विल श्रिंक एंड राइजिंग सी लेवल कंबाइंड विद द डीप इंट्रूजन ऑफ सॉल्ट वाटर विल मेक लार्ज पार्ट ऑफ देयर ह्यूज डेल्टा सिंपली अनइनहेबिटेबल। मतलब इतना पानी लेवल बढ़ जाएगा कि तटों के ऊपर आ जाएगा, जो आसपास के रहने वाले इलाके हैं वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, इस बात को कहा जा रहा है। Now, warm water melts Antarctica's glacier. इस ESC कंटिन्यूएशन में आज की न्यूज है कि साइंटिस्ट स्टडिंग अंटार्कटिका वास्ट Thwaites glacier, nicknamed Doom's Glacier, say water is seeping into its weak spots, worsening melting caused by rising temperature. मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे गर्म पानी जो ग्लेशियर्स को पिघला रहा है, और इस स्टडी को करने वाले साइंटिस्ट इस बात को कहा है। तो दोनों न्यूज आपस में कनेक्टेड हैं। ये कल परसों की न्यूज है और ये वाली न्यूज आज की है। तो अगर आप देखिए, अगर इस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा? ओशंस पे, और उसके बाद नदियों पे भी आ सकता है। जो बारह मासी 12 मंथ्स जो है बराबर बहने वाली नदियों में से आती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनके ऊपर भी डिजास्टर आ सकता है, और आसपास के इलाके, इसमें इंडिया आता है और आसपास के देश आते हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। Now, carbon border rules protectionist and discriminatory. इंडिया ने WTO को कहा है कि जो कार्बन बॉर्डर रूल्स हैं, जिसमें दूसरे देशों को के इंपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं EU के द्वारा, और जिसमें अभी उनका एक मैकेनिज्म समझेंगे, तो उसको एड्रेस करते हुए कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। आप किसी देश पे यूनिलेटरली किसी देशों पे इंपोर्ट ना लगाएं। इससे क्या है, ये एक तरीके का आर्बिट्ररी और अनजस्टिफिएबल स्टेप है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही तो कई देशों की इकोनॉमी रन होती है। पर अगर आप कार्बन बॉर्डर रूल्स को दिमाग में रखते हुए ऐसा करेंगे, तो एक तरीके का ये प्रोटेक्शनिज्म है और डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि जिन देशों में इस तरह के बॉर्डर कार्बन टैक्स लगाया जाता है, जिसमें EU भी आता है, तो उस केस में क्या होता है कि इंपोर्ट करने की क्षमताएं दूसरे देशों की कम हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म क्या है? इसे कहते हैं CABM। 2022 में दिसंबर में आया था, इसको अप्लाई किया। EU ने कहा कि हम EU के अलावा जो नॉन सप्लायर देश हैं, उनको हम बॉर्डर पे रोकेंगे, उनको CBAM सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, तब वो हमारे देश में कुछ भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो वो क्या है एक्चुअली, कि हम उनको सर्टिफिकेशंस देंगे, इस बात पे डिक्लेयर करते हुए कि उनका एमिशन जो है वो इंपोर्ट के हिसाब से सरेंडर हो चुका है। इंपोर्ट एंड सरेंडर्स द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स ईच ईयर। ये इंपोर्ट क्या होगा? ये एक तरीके का टैक्सेशन है और इंपोर्ट कम करने के नॉर्म्स है। इफ इंपोर्टर्स कैन प्रूव दैट कार्बन प्राइस हैज ऑलरेडी बीन पेड, सो आप कार्बन टैक्स भी कह सकते हो, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, द करस्पॉन्डिंग अमाउंट कैन बी डिडक्टेड। तब उस केस में वो जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे। इंपोर्ट कम करने के का एक तरीका साइन है ये। सो जो कार्बन प्राइसिंग है वो किन चीजों पे लगेगी? सीमेंट पे, आयरन स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, फर्टिलाइजर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और हाइड्रोजन पे। नाउ द पॉइंट इज दिस कि EU और इंडिया का जो ट्रेड है 2020 के डेटा के हिसाब से, जो एक्सपोर्ट करते हैं EU, एक्सपोर्ट टू इंडिया कितना है? तो 32.2 बिलियन का है जो EU एक्सपोर्ट करता है भारत को। और EU
इंपोर्ट करता है वो 33 बिलियन का है। अगर आप सोचिए इन सारे सेक्टर पे अगर सीबीएम लग गया तो उस केस में हम क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये भी सवाल समझने वाला है। सो इस केस में क्या है कि एक्सपोर्ट हमारा देखिए अब 2022 में एक्सपोर्ट 64.96 है और इंपोर्ट कितना है 51.4। सो इंपोर्ट के केस में तो ठीक है, पर अगर एक्सपोर्ट में अगर आप देखें तो अगर ऐसा हुआ तो वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, कार्बन टैक्स एक तरीके का कार्बन टैक्स ही है। अगर आप बड़े देशों में देखें तो कार्बन एमिट करने वाले देशों में चाइना सबसे पहले आता है, चाइना आता है, उसके बाद यूएस आता है और 7% हिस्सा भारत का है। पर जो कार्बन टैक्स की जो फिनोमिना समझते हैं वो क्या है कि डायरेक्टली सेट्स अ प्राइस ऑन कार्बन बाय डिफाइनिंग अ टैक्स रेट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब इंडस्ट्रीज पे लगता है कि जो जितना ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन करेगा उसके ऊपर एक तरीके का टैक्स इंपोज किया जाएगा और दिस टैक्स इज पेड बाय द इंडस्ट्री। तो आप देखिए जो बड़े बड़े देशों में चलाने वाली इंडस्ट्रीज तो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तभी तो कोई देश आगे बढ़ेगा। तो अगर उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, नुकसान उन देशों का होगा जो ईयू को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिहाज से इस बात को कहा गया। नाउ ये न्यूज कल की है। इन मीटिंग विद राइसी जी वोज अनआंसरिंग सपोर्ट। तो चाइना ने कहा है कि ईरान को हम अनआंसरिंग सपोर्ट देंगे जब भी, मतलब अनआंसरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि जब उठाओ, आंसरिंग मतलब एक बड़ा मजबूत सपोर्ट हम देंगे, ऐसा वादा किया चाइना ने। Now India Bangladesh to back each other for UNSC membership. ये आज की न्यूज है इसमें इंडिया बांग्लादेश Wednesday agreed to support each other नॉन परमानेंट मेंबरशिप एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बांग्लादेश ने सपोर्ट किया। वैसे भी जो हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के आधार पर हम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आधार पर हमारी जो अभी की पॉलिसी है भारत की लेकर के वो काफी स्ट्रांग है। आप देखिए हम श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं, हम म्यांमार को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान को हटा दें तो हम नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिहाज से हमने हाल ही में श्रीलंका को आईएमएफ बेल आउट में सपोर्ट दिया है। साथ ही साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो नॉर्थ ईस्ट एशिया के देशों में बड़ी बढ़त बढ़ाने के लिहाज से भी हमारी जो पॉलिसी रही है वो काफी एक्टिव है। तो उसके लिहाज से ये स्टेप इंपॉर्टेंट बनेगा जिसमें इंडिया और बांग्लादेश यूएनएससी मेंबरशिप में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। Now China must take a haircut on its loans to poor countries, says India's G20 शेरपा। सो जो हमारे G20 की प्रेसिडेंसी के आधार पे हर देश का एक शेरपा होता है। G20 शेरपा जो हमारे अमिताभ कांत जी हैं उन्होंने इस बात को कहा कि चाइना को दूसरे देशों को हेल्प करने के बजाय अपने लोन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उठाया है। Now, while United States has been vocal critic of Chinese debt in developing nations, with its top official frequently comment, लोग कह रहे हैं कि अपने जो आपकी जो उनकी जो वैसे भी यूएस ने उनका जो डेट है डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना का जो डेट है उसको उजागर बहुत बार किया है कि आप दूसरे देशों में जो डेट देते हो ये क्या है, एक तरीके का डेट ट्रैप कहते हैं इसको। ऐसे पहले डिस्कस हो चुका है कि एक तरीके का डेट ट्रैप है जो आपने श्रीलंका को दे रखा है, बाकी देशों में दे रखा है। तो चाइना नीड्स टू कम आउट ओपनली एंड से व्हाट देयर डेट इज एंड हाउ इट सेटल इट, मतलब कैसे सेटल कर रहे हैं वो। नाउ इट कैन बी दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेक्स अ हेयरकट एंड इट गोज टू सेटल चाइनीज डेट। ऐसा ना हो कि आप धीमे धीमे, हाउ इज दैट पॉसिबल कि जो चाइना के लिहाज से नहीं, चाइना ने जिन देशों को दिया है उसका आईएमएफ को बार बार बेल आउट लेना पड़ रहा है। तो जो अमिताभ कांत जी हैं वो हमारे G20 के शेरपा हैं। ही सेड द country's G20 presidency came at the time which various crises are going on across the globe including war, economy and climate। ठीक है, now समझने वाली बात है कि शेरपा का मतलब क्या है। Initially Sherpas were nomadic people who first settled in Khumbu region of Sholu after which they gradually moved westward along at सॉल्ट ट्रेड रूट्स। जो सॉल्ट ट्रेड रूट्स थे उसमें वेस्टवर्ड जो पश्चिम का इलाका है उस तरफ गए। तो एक्चुअली नोमैडिक ट्राइब थी जिसका नाम शेरपा रखा गया, उसको शेरवा भी जानते हैं, जो रियल नाम है वो शेरवा है, लेकिन पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को शेरपा कहा गया। और वो वहां की हिस्ट्री जानते हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, उसमें कई सारे क्लैंस आते हैं जैसे मिंगयप्पा, थिम्मी, सेराथवा एंड शवा वही शेरपा को शवा ही बोला जाता है। तो कई सारी क्लैंस हैं, बहुत सारी उनके ट्राइब्स हैं जो उसके अंदर आती हैं और वो पहाड़ी इलाकों में अपने जो सॉल्ट ट्रेड रूट्स को ढूंढते हुए वेस्ट पश्चिम की तरफ चली गई। तो ये पहाड़ों में हिस्टोरिकल तिब्बत रीजन में अगर आप देखें तो वहां पे देखने को मिलती हैं, उनको शेरपा कहा जाता है। और
पहले जो सर एडमंड हिलरी ने भी जब एवरेस्ट को चढ़ाई चढ़ी, तब उन्होंने शेरपा के रोल को काफी सिग्निफिकेंट बताया था। इनको शारवा, इनके मतलब जो वर्ड है शारवा, इसका मतलब होता है विच लिटरली मीन्स जोग्राफिकल ओरिजिन इन तिब्बत, मतलब इनकी जो ओरिजिनेशन है वो तिब्बत में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, शेरपा पे सवाल अगर बन सकता है कि शेरपा क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं, यूपीएससी की एक्सपर्टीज है सवाल बनाने में। नाउ कैबिनेट नॉट फॉर 2 लाख फार्म डेयरी कोऑपरेटिव्स, आपको जो कोऑपरेटिव्स का रोल है हमारे देश की इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में बहुत बड़ा है। तो यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को अप्रूव किया 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बनाने का एंड डेयरी फ्रेश कोऑपरेटिव्स बनाने का इन अनकवर्ड विलेज एंड पंचायत ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 सालों में इसको बनाने का उन्होंने प्लान बनाया या फिर उन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए अप्रूव किया। नाउ द प्लान इज टू एस्टैब्लिश पीएसईएस इन ईच अनकवर्ड पंचायत, वाइबल डेयरी कोऑपरेटिव्स इन ईच अनकवर्ड पंचायत और विलेज, मतलब अनकवर्ड का मतलब जो विलेज है, एंड वाइबल फिशरी कोऑपरेटिव्स इन ईच कोस्टल पंचायत और विलेज एज वेल एज पंचायत एंड विलेज विद अदर वाटर लार्जर वाटर बॉडीज। मतलब फिशरीज को भी बढ़ाने का काम है, जिसको ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और साथ ही साथ पंचायत को डेयरी के लिए जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उस केस में उन्होंने एक नया स्टेप उठा करके लाए हैं। A total of 25 facilities will be provided through them. Dairy and fishery will be linked to the agri cooperatives. ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। Now between BBC and Boeing and Airbus, Modi sets rule of game with the best. मतलब जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल को, उसी के लिहाज से है कि बीबीसी का कारण चल रहा है, साथ ही साथ बोइंग और एयरबस की जो जो परचेज डील हुई है, उसमें जो पश्चिम को लेकर के गेम चेंजिंग स्टेप उठा लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। कैसे? क्योंकि आपको याद, अगर उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो हिंदुत्व स्ट्रेटेजी की डॉक्ट्रिन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पश्चिम के साथ अपने संबंधों को और आगे लेके जा रहे हैं, और उन्होंने 3D को इनहांस किया, डेमोक्रेसी, डिमांड एंड डेमोग्राफी। वो क्या? डेमोग्राफी। डेमोक्रेसी तो हम जानते हैं, डिमांड भी समझते हैं, डेमोग्राफी का मतलब वहां पे कितने प्रकार की टाइप्स ऑफ पीपल, मतलब एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से और उनके पहनावे के हिसाब से, डेमोग्राफी मतलब वहां के रहने वाले लोग। सो इन 3D को उन्होंने एड्रेस किया। इसमें कह रहे हैं कि जो आर्टिकल जिसमें लिखा है वो कह रहे हैं कि डी को तो अगर डेमोक्रेसी लोग समझते हैं, डेमोक्रेसी को समझते हैं, बट डिमांड के आधार पे कुछ भी कराया जा सकता है। ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। ऑन द फर्स्ट डी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स मर्मर ओकेजनल प्रोटेस्ट बट दे कैन नॉट हाइड देयर एक्साइटमेंट व्हेन इट कम्स टू द सेकंड डी। मतलब जब डिमांड की बात आती है तो पश्चिमी देश रुक नहीं सकते, क्योंकि इसमें पैसे की बात है, इनकम की बात है। इसीलिए उन्होंने इस डी को दिमाग में रखते हुए इंडिया ने एक बड़ा जो है एक बड़ा पॉलिसी को आगाज किया है, ऐसा कह रहे हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नाउ वांट्स टू फ्रेम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। और वैसे भी जो यूएस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिसी है वो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में क्लच करने वाली है। क्योंकि अब आप देखें, अगर रशिया की पॉलिसी पे अगर जाए तो वो एज ए ऑटोक्रेटिक देश की तरह उभर रहा है, कि उन्होंने इन्वेजन किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन इन्वेजन किया, और अगर सफल हो जाते तो वो उसको ऑटोक्रेसी को उजागर कर लेते, जो कि चाइना के ऊपर भी एक मात थी, क्योंकि चाइना का भी हमेशा पॉलिसी रही है ताइवान जैसे देशों के ऊपर अधिकार बनाने की। तो जो ये अभी मुहिम चल रही है उसके लिहाज से ये जो परचेज डील है वो एक नया स्टेप लेकर के आएगी। इसमें मिस्टर सुनाक जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी काफी रोल रहेगा, जिसमें वो क्या है, और द एयरक्राफ्ट ऑर्डर विल क्रिएट बेटर पेड जॉब्स and new opportunities in manufacturing hubs from Derby to Wales, which will help to UK to grow the economy and support our agenda to level up। क्योंकि जो इसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स हैं उसमें सपोर्ट जो है ब्रिटिश का कंट्री का भी है, मतलब यूके का भी सपोर्ट रहेगा। इसलिए मिस्टर सुनाक ने, मिस्टर मैक्रोन ने और बाइडेन ने इसको सपोर्ट दिया। तो अगर आप देखें 3 देश हो गए, फ्रांस, फिर हो गया हमारा यूएस, फिर हो गया यूके। इन 3 बड़े देशों को एक तरीके से हमने अप्रोच किया है पॉजिटिवली। तो ये एक बड़ी डील की तरह, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह उभर करके आ रही है। नाउ फैमिलियर लॉजिक क्या है कि अभी क्या हो रहा था कि जिस वक्त ब्रिटिश जो बीबीसी के ऊपर जो सर्वे हुआ है, जो आईटी सर्वे चल रहा है, उसके ऊपर अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है, और बीजेपी ने कहा है कि बीबीसी इज नॉट फ्री इंडिया बट अ फॉरेन एजेंट दैट इज वर्किंग विद एन एंटी इंडिया एजेंडा। सो अगर ऐसा कोई भी देश है, क्योंकि यूएस ने और ईयू ने भी
ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं रशियन मीडिया पे पहले भी। तो इंडिया ने भी कहा कि अगर कोई बाहर का देश या सॉरी बाहर की कोई भी प्रेस या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे देश में इस तरह का कोई एक्सपेंशन करती है तो उसको रोक सकते हैं, हमारे पास अधिकार हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस जिसमें हमने कल और आज की न्यूज को एनालाइज किया। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।